नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 42 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहां प्रश्न HTT जो 2015, 2016 और 2017 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसी में से छाटे गए प्रश्न हैं 42 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि जो HTT की एग्ज़ाम होती है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और यदि इस प्रकार के आपके सामने प्रश्न आ गए तो आप उसमें कितने नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए और अंत में जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आज के वीडियो में आपको कितने नंबर आए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से शेयर करना ना भूले, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा लक्षण है जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। यदि दोस्तों आपने HTT 2017 की जो एग्ज़ाम दी होगी तो आपको पता होगा दोस्तों, उस एग्ज़ाम में पूछा गया था 2017 के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है वो सामाजिकता नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका तीसरा विकल्प सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी बार ये जो अन्य TT एग्जाम है दोस्तों उसमें भी पूछा गया था। थॉर्नडाइक ने, वाटसन ने, पावलाव ने या फिर वर्देमर ने। 4 विकल्प है दोस्तों, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम जो प्रतिपादित किया था वो थॉर्नडाइक ने किया था। यहाँ पर दोस्तों इसका जो पहला विकल्प रहेगा वो सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। दोस्तों कौन सी विधि है जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। समस्या समाधान विधि, गतिविधि उपागम के लिए, व्याख्यान विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो व्याख्यान विधि है ये प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। समस्या समाधान विधि, गतिमान उपागम और प्रोजेक्ट विधि ये तीनों ही प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि है। यहाँ पर व्याख्यान विधि इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वहाँ गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और यहाँ सीखने की क्रिया करता है वहाँ है। वहाँ क्या है दोस्तों? लक्ष्य, प्रबल प्रेरणा, अवरोध या फिर सभी विकल्प सही है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा वहाँ लक्ष्य भी है, प्रबल प्रेरणा भी है और अवरोध भी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सभी विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे। किसे कहेंगे? ईड, ईगो, सुपर ईगो या फिर ईड तथा सुपर ईगो को। यहाँ पर 4 विकल्प, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सुपर ईगो वाले व्यक्तित्व को नैतिकता वाली भुजा कहेंगे। यहाँ पर दोस्तों इसका 3rd वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है। किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है दोस्तों? शिक्षा एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां या फिर सभी विकल्प सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा शिक्षा एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थितियाँ, इन तीनों ही कारकों के ओतप्रोत घूमती है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सभी विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके सामने 4 विकल्प है दोस्तों, इसमें से एक कथन सही है, उसको आपको पहचानना। पहला कथन है, परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है। परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया है। परिपक्वता मृत्यु पर्यंत चलती है। या फिर परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने 4 विकल्प हैं, इसमें से सही कथन आपको छांटना है। तो यहाँ पर सही कथन होगा दूसरा वाला, परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया है। यह कथन सही है। बाकी पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों ही कथन असत्य है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों दूसरा रहेगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। किस पर देता है दोस्तों? शिक्षा मनोवैज्ञानिक अधिक बल शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, छात्र केंद्रित शिक्षा पर, पाठ्यचर्या केंद्रित शिक्षा पर या फिर विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जो शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है वो छात्र केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। यहाँ पर दोस्तों इसका 2nd वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है? दोस्तों आपके सामने 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको बताना है कि जो उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है उसके बारे में आपको बताना है। हठी, समय की कल्पना, सामाजिक संकल्पना या फिर वीर पूजा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है जो उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है वो है हठी। यहाँ पर इसका पहला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? 8 अवस्थाएं, 5, 6 या फिर 4? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को उन्होंने वर्णन किया है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा 4th वाला रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर दोस्तों आपके सामने 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। मेधावी एवं सृजनात्मकता एक दूसरे के पर्यायवाची है। एक मेधावी बालक हो सकता है, सृजनात्मकता ना हो। एक सृजनात्मक बालक ऊंचे दर्जे का मेधावी हो सकता है, या फिर सृजनात्मकता का पोषण किया जा सकता है। आपके सामने 4 विकल्प दोस्तों, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा पहला वाला, मेधा एवं सृजनात्मकता एक दूसरे के पर्यायवाची। यहाँ पर दोस्तों इसका पहला वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में सह पाठ्योत्तर गतिविधियाँ क्यों आयोजित की जानी चाहिए? क्यों आयोजित की जानी चाहिए दोस्तों विद्यालयों में सह पाठ्योत्तर गतिविधियाँ? आपके सामने 4 विकल्प हैं, यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा विद्यालयों में सह पाठ्योत्तर गतिविधियाँ इसलिए आयोजित की जानी चाहिए क्योंकि ये छात्र के समग्र विकास में सहायक है। यहाँ पर दोस्तों इसका सेकंड वाला विकल्प सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है? भाषा, आकार, अनुराग या फिर ईमानदारी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा भाषा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है। यहाँ पर दोस्तों इसका पहला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, किस बुद्धिलब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है और इसके बारे में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। आपके सामने 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 90 से 109 बुद्धिलब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों 3rd वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित है? दोस्तों कौन से कारक द्वारा नियंत्रित है मानसिक वृद्धि एवं विकास? अनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक, केवल पर्यावरण कारक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा अनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक के द्वारा नियंत्रित है मानसिक वृद्धि एवं विकास। यहाँ पर दोस्तों जो सेकंड वाला विकल्प रहेगा वो सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रार्थना सभा, सही समाजीकरण, बुद्धि या फिर सभी विकल्प सही? यहाँ पर दोस्तों आपके सामने 4 विकल्प है, इसमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है जो बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो प्रार्थना सभा, सही समाजीकरण और बुद्धि। ये तीनों ही बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सभी विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है विशिष्ट अधिगम परिस्थितियों निर्माण के लिए, शिक्षक के बोझ को कम करने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए या फिर शिक्षण में आवश्यक होने के नाते? 4 विकल्प है दोस्तों, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा विशिष्ट अधिगम परिस्थितियों निर्माण के लिए कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों इसका फर्स्ट विकल्प सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? दोस्तों आपको आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण बताना है कौन सा है। विद्यालय फुटबॉल टीम में चयन होगा, स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना, जन्मदिन पर पोशाक मिलना या फिर सभी विकल्प सही है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है। तो स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना ये एक आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो यहाँ पर दोस्तों सेकंड वाला विकल्प सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गेने ने अपनी पुस्तक दी कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? दोस्तों इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। कितने जिक्र बताए हैं? 5 प्रकार, 8 प्रकार, 7 प्रकार या फिर 10 प्रकार? तो इसका राइट आंसर होगा गेने ने अपनी पुस्तक दी कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के 8 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए दोस्तों उन्होंने? 8 प्रकार बताए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सेकंड वाला रहेगा। अगला प्रश्न है,
वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है संबंधित है उसके शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, भाषा विकास से या फिर सामाजिक विकास से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है संबंधित है उसके सामाजिक विकास से। यहाँ पर दोस्तों फोर्थ वाला विकल्प सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। एक बार फिर मैं प्रश्न दोहरा देता हूं, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक या फिर सभी विकल्प सही है। तो यहाँ पर सही विकल्प रहेगा सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक। ये तीनों ही पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सभी विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों एक कथन सही नहीं है, वो कौन सा है। वृद्धि एवं विकास दो अलग आयाम है। वृद्धि जीवन प्रयत्न चलती है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है या फिर विकास सतत प्रक्रिया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड वाला वृद्धि जीवन प्रयत्न चलती है, यहाँ कथन सही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है समानांतर खेल क्या है। क्या है दोस्तों समानांतर खेल। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि जो समानांतर खेल है वो क्या है। समूह में खेलना है, छोटे समूह में संभागित्व है, रोल प्ले है या फिर अलग अलग खेलना है। यहाँ प्रश्न दोस्तों 2017 में पूछा गया था, इसका आंसर मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कार्यसूचक क्रिया भावात्मक पक्ष की नहीं है। दोस्तों कौन सी कार्यसूचक क्रिया भावात्मक पक्ष की नहीं है। स्वीकारना, आज्ञा पालन, फर्क करना या फिर प्रभावित करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा फर्क करना कार्यसूचक क्रिया भावात्मक पक्ष की नहीं है। यहाँ पर दोस्तों थर्ड वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक है। दोस्तों यहाँ पर स्मृति लिखा हुआ है, ये स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक है कौन है। हर्बर्ट से है, मॉरिसन है, फ्लेंडर से है या फिर इनमें से कोई नहीं। चार विकल्प है दोस्तों, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा जॉन एफ हर्बर्ट्स स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक है। यहाँ पर दोस्तों इसका पहला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। दोस्तों कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा, पास पड़ोस द्वारा दी गई शिक्षा, साथियों के समूह में प्राप्त शिक्षा या फिर कक्ष शिक्षण द्वारा दी गई शिक्षा। तो यहाँ पर दोस्तों सही विकल्प का चयन करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कक्ष शिक्षण द्वारा दी गई शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों फोर्थ वाला विकल्प सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है शिक्षार्थी की अभिरुचि एवं अभिक्षमता के बारे में वैध एवं विश्वसनीयता निष्कर्ष पर पहुंचने की विधि है कौन सी है। वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि है, अंतर निरीक्षण विधि है, प्रयोगात्मक विधि है या फिर सभी विकल्प सही है। तो यहाँ पर दोस्तों शिक्षार्थी की अभिरुचि एवं अभिक्षमता के बारे में वैध एवं विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुँचने की विधि वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि है। यहाँ पर दोस्तों इसका पहला वाला विकल्प सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोज्ञात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरा करती है। व्याख्यान, समूह चर्चा, भूमिका निर्वहन या फिर अभिक्रमिक अनुदेशन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा भूमिका निर्वहन शिक्षण व्यूह रचना संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरा करती है। यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा तीसरा होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है पुनर्बलन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का भाग है। किस प्रक्रिया का भाग है दोस्तों पुनर्बलन। शिक्षण का है, अधिगम का है, अनुदेशन का है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है पुनर्बलन अधिगम प्रक्रिया का भाग है। यहाँ पर दोस्तों इसका सेकंड वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, दीर्घकालीन दृष्टिकोण से लाभकारी होता है, सभी दृष्टिकोण से हानिकारक होता है या फिर प्रशिक्षण हेतु उपयोग में ली गई विधि पर निर्भर करते हुए लाभकारी या हानिकारक होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः सभी दृष्टिकोण से हानिकारक होता है। यहाँ पर दोस्तों थर्ड वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है
विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए? क्यों खेलने चाहिए दोस्तों? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और सरल प्रश्न है। यहाँ उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, यहाँ शिक्षकों का काम आसान करेगा, यहाँ समय बिताने में सहायक होगा, या फिर यहाँ सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना चाहिए क्योंकि यहाँ सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा फोर्थ वाला होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है अधिगम संबंधी, ये आपको बताना है। इसे उचित वातावरण चाहिए, परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है, या फिर अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है। ये अधिगम संबंधित सही कथन नहीं है क्योंकि अधिगम संबंधी परिपक्वता का संबंध होता है। यहाँ पर इसका जो दूसरा वाला विकल्प रहेगा दोस्तों वो सही रहेगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा बच्चों की सहायक होती है उनके शारीरिक विकास में, केवल मानसिक विकास में, सर्वांगीण विकास में, या फिर केवल चरित्र विकास में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है शिक्षा बच्चों की सहायक होती है उनके सर्वांगीण विकास में। यहाँ पर दोस्तों तीसरा वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, एक बालक कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में करता है। तो यहाँ है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण है, अधिगम का शून्य स्थानांतरण है, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण है, या फिर प्रेरणात्मक स्थानांतरण है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर होगा यहाँ अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण है। यहाँ पर पहला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला है? कौन सा है दोस्तों बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला कारक? परिवार, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, या फिर खेलकूद? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा खेलकूद बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला कारक है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, कहलबर्ग के अनुसार वहाँ स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है कहलाता है या फिर कहलाती है? क्या कहलाती है? पूर्व नैतिक अवस्था, परंपरागत नैतिक अवस्था, आत्मस्वीकृत नैतिक अवस्था, या फिर नैतिकता स्तर? आपके सामने चार विकल्प है दोस्तों, इसमें से आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है कहलबर्ग के अनुसार वहाँ स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है वहाँ पूर्व नैतिक अवस्था कहलाती है। यहाँ पर दोस्तों पहला वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? दोस्तों कौन सा सम्मिलित नहीं है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में? इंद्रिय गामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, उत्तर सक्रियात्मक अवस्था, या फिर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है उत्तर सक्रियात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर दोस्तों तीसरा वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको बताना है। इसमें से पहला विकल्प है विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, वृद्धि विकास का ही एक भाग है, या फिर विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। 4 विकल्प है दोस्तों, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है। यहाँ कथन सही नहीं है, यहाँ पर पहला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक आदत नहीं? दोस्तों आपको बताना कि नैतिक आदत कौन सी नहीं है। सत्य बोलना, सहानुभूति दिखाना, सही उच्चारण करना और जीवों पर दया दिखाना? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है सही उच्चारण करना। जो सही उच्चारण करना ये नैतिक आदत नहीं है। सत्य बोलना, सहानुभूति दिखाना और जीवों पर दया दिखाना ये तीनों ही नैतिक आदत है। यहाँ पर दोस्तों इसका तीसरा विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? कौन सा है दोस्तों एक विकल्प जो शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा व्यक्तिक भिन्नताओं की समस्या। ये शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका चौथा वाला रहेगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं है? दोस्तों कौन सा विकल्प है जो अधिगम के संबंध में सही नहीं है? अधिगम समायोजन है, अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, अधिगम विकास है या फिर अधिगम परिपक्वता है? तो यहाँ पर सही विकल्प रहेगा जो अधिगम से संबंधित नहीं है वो अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है। यहाँ विकल्प सही रहेगा, ये अधिगम से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों दूसरा रहेगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है? दोस्तों जो केस अध्ययन विधि है उसके संबंध में आपको बताना है क्या सही नहीं है। यहाँ एक वैज्ञानिक विधि है, यहाँ विधि बहुत जटिल होती है, यहाँ सरल और सस्ती होती है या फिर यहाँ कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है जो केस अध्ययन विधि है उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प या फिर सेकंड वाला कथन, यहाँ विधि बहुत जटिल होती है, यहाँ केस अध्ययन विधि के संबंध में सही कथन नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सेकंड वाला रहेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।